ध्यान से सुनिएगा इसे। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस है उनको यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये 5 टाइप की जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको यहाँ पर हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। अब इसके नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को या टू और मोर ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना। तो यहाँ पर यही है इस केमिकल रिएक्शन में कि जब भी आपकी किसी केमिकल रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है सिर्फ। तो जब भी टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, इसमें टू और मोर एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना सकते हैं। टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर जो है आपका एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो टू एलिमेंट्स का मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्म में उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दो कंपाउंड का मिलकर एक तीसरा कंपाउंड जो है उनको बनाया जा सकता है, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन वहां पर हो सकती है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस वहां पर वो बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपने इससे पहले भी डिस्कस किया था, इसकी केमिकल रिएक्शन में आपने शायद इसको पढ़ा होगा। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके हीट किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं जब मैग्नीशियम जो आपका रिबन होता है उसको हम एयर में बर्न करते हैं तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन आपकी वही है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप मेरे ख्याल से अगर आपको कोई केमिकल प्रोसेस पता हो तो केमिकल इक्वेशन आप बना सकते हैं। इसमें रिएक्टेंट क्या होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं और बर्न करने का मतलब होता है किसी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस एसेंशियल होती है, बिना ऑक्सीजन गैस के किसी की भी बर्निंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इसका मतलब हम उस सब्सटेंस को अगर बर्न करें डेट मींस हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन सब्सटेंस क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर बैलेंस करने का काम आपको आता ही है। तो ये आप करके जो है खुद भी केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव की जब तक आपको बात है तो हमने बताया था कि इन्फॉर्मेटिव के लिए आप तब आप उस इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव तब बनाइएगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेटिव बनाना आप रहने दीजिएगा। लेकिन जैसे कि सपोज यहाँ पर आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, सॉलिड होगा क्योंकि रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन एक गैस है तो इसलिए उसकी फिजिकल स्टेट गैस होगी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर है, पाउडर तो डेट्स वाई सॉलिड होगा। तो इसलिए हम इनकी फिजिकल स्टेट जानते हैं तो हम इनके बीच इनके फिजिकल स्टेट को लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखी भी गई है। दूसरी रिएक्शन को देखिएगा, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वहां पर वाटर प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी, H2 प्लस OT इक्वल टू H2O। बैलेंस करना आप जानते ही हैं, फिजिकल स्टेट आपको पता ही है क्योंकि जो गैसेज है दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेज हैं तो दोनों के फिजिकल स्टेट को गैस मेंशन किया जाएगा। वाटर क्योंकि लिक्विड है तो उसके पीछे लिक्विड को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ और भी केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, जैसे कि C प्लस O2 इक्वल टू CO2। क्योंकि कार्बन को अगर आप एयर में बर्न कराएंगे तो कार्बन से बनेगा, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, सोडियम को हम क्लोरीन के साथ अगर बर्न करते हैं तो वहां पे सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आपको ये सारी केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो उसमें आप 1 और 2 एग्जाम्पल वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिखा रखे हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, इसमें बता रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं,
reacts vigorously with the water to form calcium hydrogen कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको बता दें, अब ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी ना, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक कंपाउंड के कॉमन नेम होता है, तो उनके कॉमन नेम को भी ध्यान से आप समझते चलिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन इसको हम कॉमनली जो है क्विक लाइम के नाम से जानते हैं या लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम या लाइम। और ये क्विक लाइम और लाइम को हम हिंदी में चूना बोलते हैं, चूना जिसको हम पान के अंदर यूज करते हैं, जो कली वगैरह होती है जो व्हाइट वाश के लिए यूज की जाती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, तो इनकी रिएक्शन बहुत तेजी के साथ में होती है और बनता है वहां पर ये CaOH की होल ट्वाइस, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमनली स्लेक द लाइम के नाम से भी जानते हैं या लाइम वाटर भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में, कि जब भी हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो वहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन लॉट ऑफ हीट वहां पे इवॉल्व होगी और हीट इवॉल्व होने की वजह से उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो जाता है कि वो लगभग बॉइलिंग फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ये व्हाइट वॉश के समय जब आप कली वगैरह को पानी मतलब कली में जब पानी को आप डालते हो, उनका मिक्सचर बनाते हो, तो उनका मिक्सचर जो है आपको कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे बॉयल होने लग जाता है। तो वो जो बॉयल होता है वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से होता है, और टेम्परेचर राइज इसलिए होता है क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक और आगे बता रखा है इसमें, ये रिएक्शन भी, हालांकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए अच्छी है। तो ये बता रहे हैं इसमें, द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग अवर हाउस इज लाइम। तो जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं अपने घर को व्हाइट वॉश करने के लिए, वो क्विक लाइम होता है या लाइम होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, जो हमने पीछे भी अभी मेंशन किया था। तो वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ए ड्रम एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली। तो हम करते क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को एक ड्रम में ले लेते हैं, फिर इसमें धीरे धीरे करके वाटर को हम मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विग्रेसली टू फॉर्म ए वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम। तो ये बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन करते हैं और जिससे एक वाइट सॉलिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसके साथ लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और जैसे जैसे हम इसमें वाटर को मिलाते जाएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो मिलता चला जाएगा। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ द हाउस विद अ ब्रश। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक लाइम का जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, हम इसी स्लेक लाइम के सॉल्यूशन को फिर दीवारों पर अप्लाई करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए। द कैल्शियम, अब ये इसमें कोई पूछना चाहेगा कि भाई इसको व्हाइट वॉश के लिए क्यों यूज किया जाता है, ये इसका क्या फायदा है वहां पर व्हाइट वॉश के पर्पज के लिए, तो वही आगे आपको मेंशन कर रहे हैं। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस present in the air to form a thin shining layer of calcium carbonate on the walls of the house। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर अप्लाई किया जाता है, ये धीरे धीरे करके एयर में जो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, उसके साथ वो रिएक्शन करता है। ठीक है, और जिससे वहां पर उसके सरफेस पर हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो एक थिन और शाइनिंग लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, दीवारों के ऊपर एक थिन और शाइनिंग लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है, जिसकी वजह से दीवारों वगैरह में चमक आ जाती है। ठीक है, और दीवार वगैरह में चमक आने की वजह से ही आपको पता है कि व्हाइट वॉश वहां पर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका यूटिलाइज वहां पर हो जाता है। तो क्यों करते हैं हम दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का कोटिंग, तो उसका रीजन यहाँ पे बताया गया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वहां पे कोटिंग की जाती है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है एयर में, उसके साथ में वो रिएक्शन करता है, बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो थिन और शाइनी लेयर बन जाती है वॉल्स के सरफेस पर, तो उसकी वजह से वॉल्स जो है वो काफी स्मूथ और इस शाइनिंग करके दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, नहीं भैया जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पीओपी और कैल्शियम ऑक्साइड अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पीओपी आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और जो ये आपका हमने बताया स्लेक्ड लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो दोनों डिफरेंट है। पीओपी का यूज जो है वो दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए होता है। पीओपी का यूज हम कभी भी व्हाइट वॉश के पर्पज के लिए नहीं करते। व्हाइट वॉश के लिए तो आपने देखा होगा कली वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कली है वो डेट मीन्स वो कैल्शियम ऑक्साइड से बनाते हैं जब उसमें वाटर को मिक्स किया जाता है। ठीक है, आप मुझे रिपीट करने के लिए कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये बताया कि भाई हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाकर स्लेक्ड लैम्प बनाते हैं, तो स्लेक्ड लैम्प का क्या फायदा होता है आपके व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो उसी को बताया जा रहा था कि जब हम स्लेक्ड लैम्प के सोल्यूशन को वॉल्स पर अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, ये जो स्लेक्ड लैम्प है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये धीरे धीरे करके एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ में वो रिएक्शन करता है, और इसके रिएक्शन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन और शाइनिंग लेयर जो है वॉल्स के सरफेस पर बन जाती है।
और जब ये थिन और शाइनिंग लेयर बन जाती है वॉल्स के सरफेस पर, तो उसकी वजह से जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और शाइनिंग दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसी वजह से जो है हम इसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा था। अब आगे देखिएगा, ये तो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया गया कि जब भी टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो बनता है तो उस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए। सभी एग्जांपल को तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप 2 या 3 सिलेक्टेड एग्जांपल जो वो आप लिख सकते हैं। हालांकि आपको पीडीएफ भेजी जाएगी, उसमें हमने 2-3 एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन पर हम आगे बढ़ते हैं। H2O का क्या वर्क होता है भाई, आपको बता दें, अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम सिर्फ लाइम लेकर, क्विक लाइम को लेकर दीवारों पर उसको रब कर दें तो उसका वहां पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, सिर्फ यही जो है आपका CO2 गैस के साथ में रिएक्शन करके वो शाइनिंग लेयर को बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें वाटर को ऐड करेंगे। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपको तभी मिलेगा, या स्लेग लाइम भी आपको तभी मिलेगा जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वाटर का यूज क्यों नहीं है। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखिएगा, तो those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reactions। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और सॉरी जिसमें एक सिंगल जो कंपाउंड होता है वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reactions। तो ये बताया जा रहा है इसमें, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उनको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे हो, तो कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया था कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, जबकि डीकंपोजिशन में बताया जा रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो टू और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इट मीन्स ये हो गया कि जो डीकंपोजिशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। द डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय द अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और ये बता रहे किसी भी सब्सटेंस का जो डीकंपोजिशन होता है, दैट मीन्स उसका जो स्प्लिट होना होता है, उसका जो ब्रेक होना होता है, वो या तो उसमें जब हीट अप्लाई की जाती है तब वो स्प्लिट होता है, तब वो डीकंपोज होता है, या लाइट को अप्लाई करने पर डीकंपोज होता है, या इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने पर वो डीकंपोज होता है। तो इसलिए किसी भी सब्सटेंस का जो डीकंपोजिशन है वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने पर उसका डीकंपोजिशन देखा जाता है। और डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसे हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कुछ एग्जांपल को देखें। When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो इसके हीट करने की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो सब यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो एक ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आपको पता है, आप लिख सकते हैं CaCO3। इसको जब डिकम्पोज किया जाएगा, तो अब क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन है आप देख सकते हैं वो हीट को अप्लाई करने से हो रहा है, तो जब भी हम किसी सब्सटेंस में हीट अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट दो सब्सटेंसेस में यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, आपको बताया था क्विक लाइम या लाइम हम इसको कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हैं। लेकिन CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट जो केमिकल नेम है, लेकिन इसके कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे कि इसको हम लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन आपको बता दी कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। जो मार्बल्स वगैरह होते हैं, जो फ्लोरिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो आपकी लाइमस्टोन ही होता है। जो हम खड़िया यूज करते हैं या चौक यूज करते हैं, उसमें भी आपका लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है। एग शेल जो होता है, डेट मीन्स अंडे का जो कवर होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। तो इन सभी चीजों में कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। तो इसलिए जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो डीकंपोजिशन है, क्योंकि वो हीट को अप्लाई करने पर हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो डीकंपोजिशन है वो सब्सटेंस में हीट को सप्लाई करने पर हो रहा है, तो ऐसे डीकंपोजिशन को थर्मल डीकंपोजिशन बोला जाता है। तो ऐसे डीकंपोजिशन जो हीट को अप्लाई करने पर या हीट को सप्लाई करने पर होते हैं, तो उनको थर्मल डीकंपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को जब डीकंपोज करते हैं हीट को सप्लाई करके, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में वो स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद देखिएगा कुछ और एग्जांपल। ऐसे ही आपका जो फेरस सल्फेट होता है, जब इसमें हीट अप्लाई किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि जब लेड नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो वो स्ट्रांगली हीट करने पर वो भी
एक तो लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में वो स्प्लिट हो जाता है। आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ये, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो जब हम एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर को अगर हम लें, एसिडिफाइड का मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं, वाटर को एसिडिफाइड करने का मतलब ये होता है कि वाटर में 2 और 3 ड्रॉप्स जो हैं वो किसी भी डाइल्यूट एसिड के उसमें मिला देना। ठीक है, तो जब ये एसिड की ड्रॉप उसमें मिला देते हैं तो इस तरीके के वाटर को एसिडिफाइड बोला जाता है। और एसिडिफाइड करते क्यों है भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वहां पर? आप कहोगे जब वाटर को हमें डिकम्पोज करना था तो सिर्फ वाटर रहना चाहिए था, फिर एसिड को क्यों मिलाया जा रहा है? तो किसी भी सब्सटेंस में एसिड की 2 और मोर ड्रॉप्स हम तब मिला देते हैं जब हम चाहते हैं कि जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आसानी से हो पाए। हम चाहते हैं कि वाटर का डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो, तो डेट्स वाई उसमें एसिड की ड्रॉप्स मिला देते हैं। और एसिड की ड्रॉप्स मिलाने पर होता ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें आसानी से फ्लो कर जाती है, पास हो जाती है, तो इसलिए उसको एसिडिफाइड बनाया जाता है। और जब एसिडिफाइड वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो आपका जो वाटर है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर हो, तो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने पर, सप्लाई करने पर हो, तो उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आगे देखिएगा। एक और डिकम्पोजिशन है, जैसे हमने आपको बताया डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, हीट को सप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने पर और उसके साथ लाइट को सप्लाई करने पर। लाइट का मतलब यहाँ पे सनलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, बल्ब लाइट हो सकता है, कोई भी लाइट वहां पर हो सकता है। तो when silver chloride is exposed to light it decomposes to form silver and chlorine gas। तो जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में, डेट में, सनलाइट में अगर इसको रख देते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब रखा जाता है लाइट में, उसको एक्सपोज किया जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। अभी जितने भी हम यहाँ पर एग्जांपल आपको बता रहे हैं ना, तो इन सभी के केमिकल प्रोसेस आपके दिमाग में रहने चाहिए भी किसको मिलाने पर क्या चीज बन रही है। ठीक है, ये क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बस आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप केमिकल इक्वेशन तो अपने आप बना सकते हैं और केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद बैलेंस भी आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका डिकम्पोजिशन है जिसमें हमने आपको बताया कि सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो सिल्वर मेटल क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होते हैं। तो क्योंकि ये लाइट को सप्लाई करने पर हो रहा है तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को बोला जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल आपको इसमें मेंशन करने चाहिए जब भी आप डिकम्पोजिशन आप लिखें। तो ये तो आपको पता चल गया कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो 2 और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, हीट को सप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने पर और लाइट को सप्लाई करने पर। हीट को सप्लाई करने पर आपका एग्जांपल दिया गया था जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात की थी और बताया था कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट को सप्लाई करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। दूसरा आपको बताया गया कि डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने पर हो तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, जिसमें हमने वाटर का एग्जांपल दिया कि जब एसिडिफाइड वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती हैं। और तीसरा एग्जांपल हमने आपको बताया कि जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से या किसी भी लाइट की वजह से होता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको इसमें ध्यान रखने चाहिए। आगे देखिएगा, इसमें छोटा सा टॉपिक है यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या यूज है? The decomposition reaction carried out by electricity are used to extract several metals from their naturally occurring compounds like the chlorides or oxide। तो बता रहे हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं तो जब उनको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जाते हैं तो इनका यूज बहुत सारे मेटल के कंपाउंड से, जैसे कि मेटल ऑक्साइड से, मेटल क्लोराइड से, हमें जब मेटल को अलग करना होता है तो वहां पर इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को यूज किया जाता है। भी आपको बता दें ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, चाहे वो हम बात करें सोडियम की या एल्यूमिनियम की, तो ये जितने भी आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जनरली जो है ये आपके फ्री मेटल्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये अर्थ की क्रस्ट में किसी कंपाउंड मिनरल या और मिनरल्स या और की फॉर्म में पाए जाते हैं।
तो जब उनके ओर्स जो होते हैं वो या तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या मेटल क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं, उनसे हमें मेटल को अलग करना होता है। तो किसी मेटल ऑक्साइड से या मेटल क्लोराइड से जब हम मेटल को अलग करते हैं तो वहां पर ये हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को यूज करते हैं, जो डीकम्पोजिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है। तो वो बात यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक अभी हमने बोला है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके थर्ड चैप्टर में, जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसमें आपको बताया जाएगा किसी भी मेटल को उसके नेचुरली जो ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम ओर्स बोलते हैं, तो उनसे मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आगे इसका प्रोसेस भी बता रखा है। तो प्रोसीजर को फायदा तभी होगा जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी लगातार डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती रहती हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो आपका एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो when we eat food like the wheat, rice or potatoes, then the starch present in them decomposes to give simple sugars like the glucose in the body। तो जब भी हम ऐसे फूड खाते हैं जैसे कि वीट, राइस या पोटैटोज वगैरह खाते हैं, तो जो उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है इन फूड के अंदर, वो डिकम्पोज होता है, सिंपल सुगर्स वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, और एंड द प्रोटीन डिकम्पोज टू फॉर्म अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं फूड के अंदर वो डिकम्पोज होकर अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे स्टोमक में आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, तो ये भी आपके एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो दो केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ तक अभी तक डिस्कस की। एक हमने बात की यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, दूसरी हमने बात की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। थर्ड देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट की प्लेस को ले लेता है, या कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट की प्लेस को ले ले, तो इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जनरली हम ये भी कह सकते हैं ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये देखा जाता है कि जब भी कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जो आप इस एग्जांपल में ध्यान से समझ सकते हैं, तो कॉपर सल्फेट आपका एक्वा सॉल्यूशन है ये। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, जिंक एक एलिमेंट है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तब होगा क्या, तो यहाँ पर अगर हम कॉपर और जिंक को कंपेयर करें, तो जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जैसे हमने बताया कि जब भी किसी कंपाउंड की एक मोर एक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन होती है, तो क्या होगा, मोर एक्टिव एलिमेंट इसमें कंपाउंड में से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन होगी, तो ये जो जिंक होगा वो कॉपर को वहां पे डिस्प्लेस कर देगा। इट में जिंक कॉपर के प्लेस पर चला जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और वहां पे कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी जाती है कि जब भी कोई कंपाउंड किसी मोर एक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन करता है, तो मोर एक्टिव एलिमेंट जो होगा कंपाउंड में से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि इस एग्जांपल में कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक जो है मोर एक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए जिंक यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर वहां पे सेपरेट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम के साथ में, तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए मैग्नीशियम कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर वहां पर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी ऐसी केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ जाए कि कोई कंपाउंड हो और कंपाउंड से कोई एक मोर एक्टिव एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, तो मोर एक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और इस तरह से वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी जो आप अपने सामने देख सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये सभी के सभी जो है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं, और सभी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी इनकी रिएक्शन हो रही है, तो एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे इस वाले एग्जांपल में देख लीजिएगा, कॉपर क्लोराइड जब लेड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए बना लेड क्लोराइड, और कॉपर वहाँ पे सेपरेट हो रहा है। ऐसी सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन हो रही है कॉपर के साथ में, तो यहाँ पर कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर यहाँ पे सिल्वर को रिएक्ट डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सिल्वर वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और बनेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर, और ऐसे आपके बाकी के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम्पल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं।
अब इसमें एक बात आपने पूछी नहीं यहाँ पर कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, जैसे हमने बताया कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, या जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास है कोई तरीका ये मेजर करने का कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? तो आपके पास तो कोई ऐसा मेरे ख्याल से स्केल है नहीं जिसको आप मेजर कर सकें किसी मेटल की रिएक्टिविटी को। ठीक है, तो जब आपके पास भाई जी टेबल, कौन सी टेबल आपके पास है और टेबल से आप कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे? अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल रख दें तो आप कैसे डिसाइड करोगे इसमें? हाँ जी, रिएक्टिविटी की टेबल होती है, बिल्कुल मैं उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपको बता दें सभी मेटल्स में भाई आपको पता भी होना चाहिए कि भाई हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे हम पहले एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ। पहले एग्जांपल में हमने कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन दिखाई थी। तो हमने बताया था जो जिंक है वो कॉपर को वहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता, इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे कर देता ZnSO4 प्लस Cu, अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे कर देता तो आपको बता दें रिएक्शन होती भी नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है। और हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन हो रही है ना, तभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये केमिकल रिएक्शन होगी भी नहीं। तो इसलिए आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, कहने का मतलब हमारा इसमें ये है। ठीक है, तो किस तरीके से पता कर सकते हैं वो देखिएगा। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को अगर आपको पता करना है तो मेटल्स की रिएक्टिविटी की एक टेबल होती है, जैसे अभी भैया ने बोला कि एक टेबल होती है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो हम टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें सभी मेटल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ जो कॉमन मेटल्स हम उनकी बात करेंगे। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल तो आप जानते ही हैं, मैं उसको लिख देता हूँ। फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये मेटल की एक रिएक्टिविटी टेबल है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम दूसरे नंबर पर है, कैल्शियम तीसरे नंबर पर, मैग्नीशियम फोर्थ नंबर पर, फिर एल्यूमिनियम, देन जिंक, फिर आयरन, सॉरी यहाँ पर ये आयरन था, ये Fe है यहाँ पर, आयरन, फिर लेड, ये Pb है यहाँ। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इस रिएक्टिविटी टेबल से आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर वापस फिर हम पहले एग्जांपल की बात करें तो हमने बताया था कि जब जिंक की रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ में तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। और आप देख सकते हैं इस टेबल में जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिंक आपका कॉपर से ऊपर आ रहा है तो इटमें जिंक जो होगा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से आप उल्टा कर दें हम इसे कि हम जिंक सल्फेट में कॉपर की रिएक्शन कराएं, तो जैसे कि कॉपर वहां पे जिंक से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होगा, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो आपके टेबल में ऊपर एलिमेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। और इस टेबल से आप डिसाइड कर सकते हैं भी कौन इसमें मोर रिएक्टिव है, कौन इसमें लेस रिएक्टिव है, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर होगी या नहीं होगी। बस बात रह जाती है इस टेबल को लर्न करने की, ये टेबल को याद कैसे करेंगे? हालांकि 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने इसका एक थोड़ा सा फनी नेम जो होते हैं ना वो बनाया हुआ है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आपने वो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, वो रेशोज को याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले पीबीपी अपॉन एचएसबी को याद करने का एक फनी नेम बताया गया था। तो ये फनी नेम इस वजह से ही होता है कि जिससे कि बच्चों को याद रह जाए। तो इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को भी याद रखने के लिए एक जापानीज मान के चल सकते हैं कि पर्सन है जो कि जापानीज है, उसका अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो उससे आपको टेबल याद रह जाती है, और उसका नाम होता है ये पोसोकामा। पोसोकामा, मैं एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ उसको, पोसोकामा, एलजी आयरोलैड, एलजी आयरोलैड, ठीक है, हाइकोसीगो। तो सपोज कीजिएगा ये एक जापानीज पर्सन है जिसके नेम में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है पोसोकामा, सेकंड पार्ट है एलजी आयरोलैड और थर्ड पार्ट है हाइकोसीगो। पोसोकामा, एलजी आयरोलैड, हाइकोसीगो, ये जापानीज पर्सन का नेम है। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको सभी मेटल जो आसानी से याद रह जाएंगे
कि रिएक्टिव डिसीज में कौन सा मेटल पहले प्लेस पर है, कौन सेकंड पर, कौन थर्ड पर, यानी कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इस नेम को मैं थोड़ा एनालाइज कर दूं। PO4 यहाँ पर पोटेशियम के लिए, PO4 पोटेशियम के लिए, SO4 सोडियम के लिए, CA4 कैल्शियम के लिए और Ma4 मैग्नीशियम के लिए है। Al जो है वो एल्यूमिनियम के लिए है, Zi4 जिंक के लिए, Iro4 आयरन के लिए और लेड तो लेड के लिए है ही। Hy यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, CO यहाँ पर कॉपर के लिए, Si सिल्वर के लिए, GO4 गोल्ड के लिए। इनके नेम से बनाए गए, ये सिंबल यूज नहीं किए गए कभी कहने लग जाओ भैया पोटेशियम को सिल्वर PO कहाँ से आ गया। तो ये नेम के हेल्प से हमने जो है उनके इनिशियल्स लिए हैं, जिससे कि आपको उनके नेम के अकॉर्डिंग आप उनको याद रख सकें। तो पोसो कामा Lg एरोलाइड हाइको सीगो, ये मेटल्स की एक रिएक्टिविटी टेबल है। इसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल आपका मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल आपका लेस रिएक्टिव होगा, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वह मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So those chemical reaction in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं अपने आयनों को एक्सचेंज करके और टू नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब नाम से वहां पे क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो सब्सटेंसेस जब रिएक्शन करते हैं तो अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट का आयन सेकंड के साथ चला जाता है, सेकंड का आयन फर्स्ट के साथ चला जाता है। डेट मींस दोनों सब्सटेंसेस जो है अपने आयनों को एक्सचेंज करके रिएक्शन करते हैं, जिससे दो नए प्रोडक्ट बनकर आते हैं। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। इसके बारे में और बात देखिएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली ऑकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आउट, सेपरेट आउट एज अ सॉलिड। ठीक है, और ये बता रहे हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ज्यादातर तब देखी जाती है जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हैं। जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और उनमें ये देखा गया है कि उन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रोडक्ट उसमें सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन होगी तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो वहां पर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे यूज किया गया है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया गया है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो आपको बताया गया था आयनों का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर का आयन है वो नाइट्रेट है और सोडियम का जो आयन है वो क्लोराइड है, तो इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो NO3 चला जाएगा इसमें Na के साथ और Cl चला जाएगा इसमें Ag के साथ, तो क्या बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है आप देख सकते हैं वो एक आपका प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और इसलिए वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है। एक चीज आपको बता दें, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो सॉलिड होते हैं, इनके फिजिकल स्टेट को हमेशा S करके लिखा जाता है, सॉलिड करके लिखा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया गया कि जब भी दो सब्सटेंसेस को जिस तरीके से रिएक्ट करें कि वो अपने आयनों को एक्सचेंज करके दो नए प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। पहचान इनकी ये बताई गई कि जब भी दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके रिएक्शन पर हमेशा जो होता है एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रेसिपिटेट होता है, जो कि सॉलिड की मतलब एक जो प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड होता है जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम सल्फेट के साथ में, तो ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं। जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनके आयन भी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जब आयन एक्सचेंज होंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट और साथ साथ बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कुछ और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, तो इनको भी आप ध्यान से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक यही थे सब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है उसके एग्जांपल हमने डिस्कस किए, डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या है उनके एग्जांपल हमने डिस्कस किए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी जो फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप जो भी पूछना चाहें इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं।